डकैती है, वोट की चोरी है और ये एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। Impossible to understand that in the era of digital India, we don't have digital voter list. ये लोग वही हैं जो घुसपैठिए को वोट का अधिकार दिलाना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़ और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। बिहार के बाद अब बंगाल में भी एसआईआर पर महाभारत शुरू हो चुकी है। दरअसल चुनावी मौसम आते ही राजनीतिक पार्टियों को अपने वोट बैंक की चिंता होनी शुरू हो जाती है। ममता बनर्जी बीच में एसआईआर को लेकर थोड़ी नरम जरूर हुई थी, लेकिन जिस तरह पिछले कुछ दिनों से एसआईआर को फिर से टारगेट करना शुरू किया है, उससे लगता है अगले विधानसभा चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। पर क्या इससे टीएमसी को फायदा होगा या ये राहुल की वोटर अधिकार यात्रा की तरह मिसफायर होगा? ये तो जाहिर तौर पर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एसआईआर को लेकर दीदी के जो तेवर इस वक्त तल्ख नजर आ रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जो सियासी घमासान है, उसके बीच अब चुनाव आयोग ने एक बड़ा खुलासा किया। उसी के बाद ये तल्ख तेवर नजर आते हैं। बंगाल की जो मौजूदा मतदाता सूची है और जो 2002 में तैयार हुई सूची है, उसके मिलान में करीब 26 लाख नाम मेल नहीं खाते, जिसके बाद टीएमसी चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रही है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची संशोधन को लेकर चुनाव आयोग को कड़ी चुनौती दी है और गंभीर सुरक्षा चिंताओं को लेकर अपनी बात रखी है। एसआईआर पर बंगाल में सियासी संग्राम मचा हुआ है और इसी पर आज दहाड़ में चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले इस पर कुछ रिएक्शन सुन लेते हैं। We had a 2-hour meeting, but the main point of the meeting, which we started off with giving them a list of the 39 plus 1, 40 people, of which 18 were BLOs whose deaths have been completely directly linked to the SIR process. वेस्ट बंगाल सरकार जाने वाली, वेस्ट बंगाल सरकार जो ममता दीदी की है, अब वो चंद दिनों की मेहमान है। ये जो चेहरे पे टीएमसी के नेताओं के सरकार से जाने का भय है, वो साफ दिख रहा है। इसलिए एसआईआर का विरोध हो रहा है। एसआईआर का विरोध करने का मतलब ही है कि आपको अपने कार्यों पे विश्वास नहीं है। जहां भी चुनाव होता है, जहां एसआईआर हो रही, वहां घुसपैठिए आ गए। मुझे आप बताइए, बिहार में कितने घुसपैठिए मिले? करी तो थी एसआईआर वहां पर, उसका जवाब नहीं देता चुनाव आयोग। कितने घुसपैठियों को आपने डिटेंशन सेंटर भेज दिया बिहार में? ये सब उल जलूल बातें। असलियत ये है कि जो डेडलाइन दी गई है एसआईआर में, वो डेथ लाइन बन चुकी है। हरियाणा के सीओ 5 तारीख से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज 28 हो गई। 23 दिन में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर पाए? राहुल जी ने जो सबूत रखे आपके सामने, उसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। तो देखिए, दहाड़ की शुरुआत करने से पहले आइए उन सवालों का रुख करते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा रहने वाली है। तो सवाल सबसे पहले आता है कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी में जो दंगल नजर आ रहा है, उसमें एसआईआर से आखिर किसका मंगल होने वाला है? दूसरा सवाल यह आता है कि बंगाल में इस वक्त एसआईआर को लेकर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है और टीएमसी इलेक्शन कमीशन से 5 सवाल पूछ रही है। फिर एक सवाल यह आता है कि एसआईआर पर जो इस वक्त तकरार या यूं कहिए कि रार शुरू हुई है, चुनाव आयोग पर इसमें प्रहार क्यों? 28 लाख, 26 लाख ये नाम कटेंगे, इनकी पहले से चर्चा हो रही थी। लेकिन एक सवाल यह है कि ये गुमनाम लोग हैं कौन? वोट बैंक की लड़ाई घुसपैठियों को बचाने पर आ चुकी है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ में। रोहन गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ में आज हैं। ईशान त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ में इस वक्त हैं। अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ में। मोहम्मद एहतेशामुल हक, नेता टीएमसी, हमारे साथ में इस वक्त हैं। रमनीश वत्स हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व संयुक्त निदेशक इलेक्शन कमीशन, जल्दी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एहतेशाम साहब आप ही के साथ में। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये हार का डर है जिसके कारण से आप इतना हाय तौबा कर रहे हैं एसआईआर के नाम पर। पूजा जी, सबसे पहले नमस्कार। बहुत अच्छे एसआईआर को लेकर
सर थोड़ा सा इशू है आपकी वॉइस में ना, एक बार उसको फिक्स कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। रोहन गुप्ता, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एसआईआर पर जीत सिर्फ आप ही की होगी? देखिए, बात यहाँ पे पूजा जी, जो बिहार के परिणाम आए उसके बाद आपने देखा होगा गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने कहा कि देखिए हमारे तो 65 लाख वोट काट दिए। उन्होंने स्पेसिफिक कहा कि हमारे 65 लाख वोट काट दिए, और वो 65 लाख वोट ऐसे कटे थे जिनका नाम कहीं पे वोटर लिस्ट में था नहीं। ना 1 महीने का समय मिला ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश करने के बाद। महागठबंधन की कोई भी पार्टी वो 65 लाख में से 50 लाख को भी लेके नहीं जा पाई, और 50 लोगों को भी लेके नहीं जा पाई। तो आपका कहने का क्या मतलब है? आप उन्हीं वोटों के सहारे जीतते थे, तो वोट चोरी तो उनकी पकड़ी गई है। और एसआईआर पूजा जी देखिए बहुत क्लियर बात है, एसआईआर का मतलब है पारदर्शिता। एसआईआर का मतलब है कि हर भारतीय जो भारत का नागरिक है उसको ही अधिकार मिले। एसआईआर का मतलब है कि जो लोग भारत के नागरिक नहीं है उनको वोटर लिस्ट से हटाया जाए। एसआईआर का मतलब है कि जो 1 से 2 ज्यादा नाम बार एक ही व्यक्ति का 2-3 स्टेट में नाम है या 2-3 बार नाम है उसको करेक्ट किया जाए। एसआईआर का मतलब है किसी का एड्रेस की गलतियां है, किसी की उम्र की गलती है, जो भी गलतियां है उसको सुधार के एक ऐसा वोटर लिस्ट बनाया जाए कि कोई उसमें गलती ना निकाल पाए। और तो यही ये तो कह रहे हैं कहते जिन घुसपैठियों का जिक्र बार बार कर रहे हैं वो घुसपैठी हैं कहाँ? ये बिहार के चुनाव में भी यही सवाल पूछ रहे थे, अब भी यही सवाल पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कहाँ है वो घुसपैठी? भाई डिटेंशन सेंटर में कितने घुसपैठिए पहुंच गए? देखिए 3 चीजें हैं उसमें। जो सरकार की नीति है कि डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, राइट। जो पहला जो स्टेप है वो डिटेक्ट का स्टेप है, जो एसआईआर के माध्यम से एक डिटेक्शन, जैसे आपने देखा 65 लाख नाम नहीं है तो उसमें से कई नाम ऐसे होंगे जो लोग जो देश के नागरिक नहीं है। उसका जो काम है वो तो सरकार अपना काम करेगी, डेफिनेटली उनको डिटेक्ट किया जाएगा, डिलीट करके उनको डिपोर्ट किया जाएगा। और आप ये कहते हैं कि ऑफिशियली घुसपैठियों के आंकड़े, अरे मैं आपको बता रहा हूं जो पुशबैक है, पुशबैक का मतलब ये है कि जो जिस प्रकार से जब से एसआईआर डिक्लेयर हुआ है बंगाल में, आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में कैसे बॉर्डर के ऊपर लाइन लग रही है, किस प्रकार से लोगों की लाइन है कि कहीं ना कहीं हम वापस चले जाए। ये सब क्या, ये तो आप कह रहे हैं कि पुशबैक लोग खुद ही भाग रहे हैं, डिटेंशन सेंटर तक लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डर के मारे पहले ही भाग रहे हैं। पुशबैक का मतलब ये होता है कि आप उसको ऑफिशियली घुसपैठिया स्वीकार करके उनको यहाँ पे रख के खाना खिलाए। नहीं, अब उनको समझ में आ गया है कि नहीं अभी हमारे यहाँ पे चलने वाला नहीं है, एसआईआर प्रक्रिया खत्म होगी हम पकड़े जाएंगे, तो वो लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। और इसीलिए बॉर्डर पे लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। आपने सवाल भी शांत त्यागी पर उठाया, उनकी पार्टी पर उठाया, तो त्यागी जी जरा जवाब दीजिए इन बातों का। ये कह रहे हैं कि साहब पहले डर के मारे भागे जा रहे हैं, देखो लाइन लगी पड़ी है। पूजा जी, मैं रोहन जी की किसी भी मैं अपनी आज कोई बात नहीं बोलूंगा। मैं रोहन जी ने जितनी बातें बोली हैं, जितने शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, उन्हीं पे उनको जवाब दूंगा और उन्हीं पे सवाल पूछूंगा, देश के चुनाव आयोग से भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी। इन्होंने पहली बात करी घुसपैठियों की, कितने घुसपैठिए पकड़े गए। मुझे याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने की थी, इलेक्शन कमिश्नर ने, और उसमें एक पत्रकार ने बड़ा सटीक सवाल पूछा था, बिल्कुल सीधा सवाल, कोई घुमा फिरा के इधर से कान नहीं उधर से कान नहीं पकड़े थे। सीधा सवाल पूछा था कि कितने घुसपैठिए आपने बिहार की एसआईआर जो आपने करवाई उसमें पकड़े गए। वो सवाल से भागते नजर आए, वो चुप रहे, उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। ये दिखाता है कि घुसपैठिए तो सिर्फ एक बहाना है, इनको दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के वोट काटने हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो बाबा साहिब का संविधान है उसको नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी इस माध्यम से कर रही है घुसपैठियों के नाम पे। दूसरी बात इन्होंने करी डुप्लीकेट वोटर्स की। डुप्लीकेट वोटर्स अगर आप बिहार की वोटर लिस्ट में जाके देखें तो आज भी 5 लाख डुप्लीकेट वोटर्स वहां पे हैं। डुप्लीकेट वोटर्स के लिए जो सॉफ्टवेयर है डुप्लीकेशन हटाने के लिए, वो चुनाव आयोग ने प्रयोग नहीं किया वहां पे, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अगर डुप्लीकेट वोटर्स हटाने थे तो डुप्लीकेट वोटर हटाने के लिए एक क्लिक होता है सॉफ्टवेयर पे और सारे डुप्लीकेट वोटर वहां से हट जाते हैं, लेकिन आज भी वहां पे मौजूद है। अभी रोहन जी ने बात करी वो जो एड्रेस है वोटर्स के, वो 00 अभी भी है बिहार की वोटर लिस्ट में। एक एक घर पे आज भी 80-80 वोटर वहां पे रजिस्टर्ड है, वो कैसे हो गए? मुझे एक सवाल का जवाब बताइए कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता एक तरफ कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक जगह से ज्यादा दूसरी जगह पे जाके वोट नहीं कर सकता, लेकिन इन्हीं के बड़े वरिष्ठ सांसद रहे राकेश सिन्हा ने 6 महीने पहले दिल्ली के चुनाव में आके वोट किया और उसके बाद जाके बिहार में वोट कर दिया। ऐसे कई अन्य कार्यकर्ताओं की हमने फोटो दिखाई, तस्वीरें दिखाई, जो दिल्ली के चुनाव में वोट करते पाए गए 6 महीने पहले और उसके बाद जाके बिहार में चले गए। अगली बात इन्होंने करी पारदर्शिता, इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। मैं आपको बताता हूं, चुनाव, ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो कितनी पारदर्शी है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के कहा था कि जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे।
भारत की सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, अमित शाह ने क्या किया, उस कानून को बदल दिया और कानून में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने के बाद अपना ही एक मंत्री ले लिया, जिससे रेशियो हो गए 2:1। तो ये पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, इस पे मुझे जवाब दीजिए। एक सवाल मैं पूछना चाह रही हूं आपसे। बिल्कुल पूछिए। मैं ये सवाल, एक सेकंड सर, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी आगे जी। ये कह रहे हैं कि आप चाहे ये 65 लाख हो, 68 लाख हो या 28 लाख हो, ये सारे वोटर्स आपके हैं, और अगर आपको ये लगता है कि आपके हार के लिए यही जिम्मेदार है, तो फिर क्यों समीक्षा बैठकों की जरूरत आपको पड़ रही है? हार के लिए क्यों मंथन कर रहे हैं? आपके लिए तो क्लियर है कि चुनाव आयोग आपके हार के लिए जिम्मेदार है, फिर क्यों मंथन कर रहे हैं? इसी पर ही काम करते रहिए सिर्फ। एक बात बताइए पूजा जी, कोई भी चुनाव हारने के बाद ये दो अलग पहलू हैं। आप जिन दो पहलुओं की बात कर रही है कि हम क्यों समीक्षा कर रहे हैं, और ये जो SIR पहलू है वो अलग अलग पहलू है, इनको जोड़ के मत देखिए। आपकी हार के लिए अगर हम SIR अपने कितना संगठन किस हद पे तक जिम्मेदार है? अगर हम अपने संगठन पे कुछ काम करना चाह रहे हैं, या हम समीक्षा करना चाह रहे हैं कि हम क्यों आपकी हार में बिल्कुल हम इस बात की भी समीक्षा कर रहे हैं। एक मिनट, हमारे यहाँ एक मीटिंग और हुई जिसमें 12 राज्यों में SIR जो भारत सरकार चुनाव आयोग करवा रहा है हमारा, माफ कीजिएगा, उस पर भी हमारी चर्चा हुई कि हम कैसे इस SIR में ज्यादा से ज्यादा वोटरों को, जिनको वोट भारतीय जनता पार्टी काटने की मंशा में है, जो ज्यादातर OBC समाज से आते हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक है, जिनका वोट भारतीय जनता पार्टी काटना चाहती है, हम उनको कैसे मदद करके वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़वाएं। आला कमान को पता भी नहीं, और जो बेजा तरीके से टिकट बेची गई वो भी कांग्रेस की हार का एक बड़ा फैक्टर है, वो भी मानते हैं कि नहीं? ये आप ही की बैठक में, अब बैठक से तो हमारे सोर्सेज ही बताएंगे ना सर, ये हमारे जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो बता रहे हैं। लाके दिखा दीजिए, आज उस पर कार्रवाई होगी। आप ये बोलेंगे कि मैं स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास लेके जाऊंगा, उस पर कार्रवाई होगी, आप लाके दिखा दीजिए। अब बात देखिए क्या है कि ये मुद्दा बड़ा, आप इसको मुद्दे को हल्के में मत लीजिए। मैं ये कहता हूं कि विपक्ष के नेता होने के नाते हम इस पे सकारात्मक चर्चा चाहते हैं। मेरे कुछ पॉइंट है, उन पे आप सवाल पूछ लीजिएगा रोहन गुप्ता जी से। भाई BLOs की ट्रेनिंग जो है, उनको पर्याप्त ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जा रही? भाई किसी को डिजिटल उसमें दिक्कत है, किसी को लैपटॉप चलाने में दिक्कत है, किसी को मोबाइल चलाने में दिक्कत है, इसलिए डिजिटाइजेशन का उत्तर प्रदेश में स्लो है। मुझे ये बताइए कि BLOs पे, एक मिनट, बड़े मुख्य सवाल है, BLOs से रिलेटेड सवाल है। मुझे ये बताइए कि BLOs को दिन रात काम करना पड़ रहा है, 7 दिन काम करना पड़ रहा है, कोई इस देश में कोई जीवन की कोई वैल्यू है कि नहीं है? यहां पर मुझे बताइए कि जो BLOs ने 25 BLOs ने सुसाइड कर लिया, या उनकी मृत्यु हो गई हृदय गति रुकने से या फिर मेंटल स्ट्रोक आने से, उनकी कोई वैल्यू है देश में कि नहीं है? मुझे ये बताइए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम लेना चाहता हूं, विपिन यादव, एक गोंडा का BLO जिसको लखनऊ ले जाकर उसने दम तोड़ दिया, उसने दम तोड़ दिया, और उसके परिजन कहते हैं कि पिछड़ों के वोट हटाने के लिए उसको प्रेशर बनाया जा रहा था। एक सेकंड, बाकी के लोगों पे मोहम्मद अमीन जवाब दीजिए। चुनाव आयोग को बार-बार ये लोग कटघरे में लेकर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साहब BLO की जान जा रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदारी, ठीक से ट्रेनिंग नहीं हो रही है। ये कह रहे हैं कि ये 26 लाख 28 लाख लोग जिनका जिक्र बार-बार कर रहे हैं, कहां है वो लोग? पूजा जी, सबसे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। आप सुबह से शाम तक रात दिन हर चैनल पे हर पार्टी का वर्कर बोलता है, हर पार्टी का प्रवक्ता बोलता है। इलेक्शन कमीशन का जब कोई अधिकारी आता है तो उसकी कोई ना बात पूरी सुनी जाती है ना बात समझाई जाती है। आपके चैनल के जो दर्शक हैं वो देखना चाहते हैं एक्सपर्ट हम क्या बात कर रहे हैं, तो इनको जब मैं जो बात कहूँगा वो सुनिएगा और पूरी बात हमारी सुन लीजिएगा, जो आपके दर्शक भी सुन लें और आपके जो प्रवक्ता बैठे हैं ना ये भी सुन लें समझदारी से। अभी इलेक्शन कमीशन के लिए पहला एक आरोप लगाया इस कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि ये जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, चुनाव आयुक्त की, वो जो पारदर्शिता नहीं है। मैं इनको एक चीज़ बताना चाहूँगा, 1951-52 से इलेक्शन शुरू हुए और 2024 ये अपना 22-23 तक क्या होता रहा, यही होता रहा कि 3 पैनल में चुनाव अधिकारियों के लिए जाता था सिलेक्शन के लिए और प्राइम मिनिस्टर उस पर टिक करते थे, अपने चॉइस का जो है चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया जाता था। लेकिन जब ये हुआ क्राई हुआ मिस्टर गोयल के केस में, जिनको कि बहुत जल्दी अपॉइंट किया गया था, उस पर ये पिटीशन जब गई सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार से कि आपने कोई कानून बनाया है? बोले नहीं, हमने भी कानून नहीं हमारे यहाँ कोई भी तक। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक कानून नहीं बनता है तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे उसके सदस्य और चेयरमैन, और सदस्य रहेंगे अपोजिशन पार्टी के लीडर, और हम CJI के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब तक कोई
कानून नहीं बना देती सरकार। जिस दिन कानून बन जाएगा उस दिन वो कानून लागू होगा, उसी हिसाब से कानून लागू हुआ। और एक चीज़ और बता दें कि चीफ जस्टिस अगर वहाँ पर मेंबर होंगे तो जब कोई पिटीशन जाएगी इलेक्शन कमीशन के बारे में, चुनाव आयुक्त के बारे में, तो कौन सुनवाई करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही सुनवाई करते हैं। जब उसका पार्ट होंगे तो ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। ये बात इनको समझा दीजिए, नंबर 1। अब आपने पूछा था कि क्वेश्चन आप बताइए पूजा जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये एसआईआर पर इतने सवाल बार बार पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो जिन 28 लाख 65 लाख का जिक्र बार बार हो रहा है, ये लोग हैं कहाँ जिन घुसपैठियों का जिक्र कर रहे थे? हाँ, अब एक चीज इनको मैं ये भी और क्लियर कर देता हूँ कि मैं गृह मंत्रालय में भारत सरकार में भी रहा हूँ और इलेक्शन कमीशन में तो था ही था। अब इनको और विदेश मंत्रालय में भी रहा हूँ, तीनों मंत्रालय में रहा हूँ। इनको मैं ये समझा देना चाहता हूँ कि घुसपैठिए कब आए और क्या इसका मुझे नहीं पता है किस सरकार में आए कब आए, लेकिन हाँ अगर घुसपैठिए हैं तो हमारा फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 तीनों फॉर्म के नीचे लिखा होता है हम भारत के नागरिक हैं और साइन करना पड़ता है। और इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, अपने भारतीयों को सिर्फ 324 और 325 के तहत वो राइट देता है अपने वोटर्स को, अपने देश के नागरिकों को अपनी सरकार चुनने का। रही बात ये जो रिवीजन हो रहा है, इस रिवीजन के अंतर्गत अगर कोई भी पाया गया होगा, अपोजिशन को बताने के लिए नहीं है सरकार को, और ना इलेक्शन कमीशन की पावर है कि बताएं। इलेक्शन कमीशन के बीएलओस का काम है उनको आइडेंटिफाई कर लेना, अपने लिस्ट से बाहर कर देना, और वो लिस्ट जो है हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी को दी जाती है, वो अपने स्टेट में भेजते हैं, स्टेट से जाती है सेंटर में, गृह मंत्रालय में। वो एक कॉन्फिडेंशियल मसौदा है, वो आपका नहीं है। अगर इनको कोई ज़्यादा खुजली है या कोई बात करना चाहते हैं या नंबर पूछना चाहते हैं घुसपैठियों का, तो ये गृह मंत्रालय से क्वेश्चन करें इस बात का। इलेक्शन कमीशन इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, जो बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इंडोर्स कर दी है। ठीक है, और मैं एक सेकंड आती हूँ, पहले सब लोगों को शामिल कर ले। मैं चाहूंगी थोड़ा कम शब्दों में। मैं नहीं आपका सवाल बिल्कुल लूंगी सर, लेकिन बाकी के लोग बिल्कुल रह जाएंगे। बड़ी हल्की भाषा का प्रयोग किया कि खुजली है, ये है, इनके पद, जिस पद पे ये रहे इनको शोभा नहीं देता, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर प्रक्रिया इतनी खराब थी तो टीएन शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त भी इस देश ने देखे हैं, जिन्होंने ये बोला था, आई एम नॉट द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई एम द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, घुसपैठियों एक सुनने का मादा नहीं रखते, किसी को बोलने के बाद ये बोलने नहीं देंगे तो नहीं। एक सेकंड जरा बाकी के लोगों को शामिल कर ले। एक सेकंड अमीन साहब, लेकिन वो शब्द आपका सही नहीं था, इस तरह की भाषा अच्छी नहीं लगती, और आप तो इतने बड़े अधिकारी रहे तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। एहतेशाम उल हक साहब, जल्दी से आपके पास आते हुए। खुजली अमीन साहब सबकी दूर कर देंगे, सारे बीटेक घूम रहे हैं हम भी। ये अमीन साहब नहीं है लहजा बात करने का। ऐसे सवाल पूछूंगा कि आपके कहां खुजली होगी, कहां जलन होगी, आपको डर है क्या? ये डर है क्या? भाषा का लिहाज रखिए, उम्र में बड़े, भाषा का लिहाज रखिए। खत्म हो गई बात, अब हो गई बात, भाषा का लिहाज रखिए। एहतेशाम उल हक साहब, इलेक्शन कमीशन को चोर यूज करते हैं, बिल्कुल चोर है इलेक्शन कमिश्नर। ज्ञानेश कुमार गुप्ता चोर है, वोट चोरी कर रहे हैं, और वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। हमसे मत बात करिए। फिर आप कैसे, आप एक तरफ कहते हैं कि हम 240 पर लेकर आ गए, फिर आप ये कहते हैं कि ये चोर है। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? अगर आप 240 पर लेकर आ गए, इसका मतलब चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, जनता अपना काम कर रही है, वोटर्स अपना काम कर रहे हैं। दोनों बातें तो नहीं हो सकती ना आपकी सर। कर दिया गया बिहार की एसआईआर में, आप मृत लोगों को कितना उठा कर आ गए? चाय पी रहे नेता प्रतिपक्ष नहीं, के साथ। आप सुनिए, भारत जोड़ो यात्रा में कितने आपने ऐसे वोटर्स को जोड़ लिया? सवाल पूछिए ना, यहाँ पे इलेक्शन बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि जिन वोटर्स, अब आप उस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए ना त्यागी जी, अब आप उस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए ना। ऐसे कितने लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में आप लोग लेकर आ गए? जो जागरूक यात्रा आप लोग कर रहे थे उसमें ले आते ऐसे लोगों को। उसके वोट डालने के राइट उन 68 उन लाखों लोगों में से कितने लोग जुड़ गए थे राहुल गांधी के साथ में? जवाब देंगे इस देश की? आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को या आपके नेताओं को अपनी यात्रा के अंदर उन लोगों को अपने साथ खड़ा कर देना चाहिए था? तो सरकार सब झुकते उन लोगों को साथ लेकर आना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, लोग वो लोग जिन लोगों के हक की आप बात करें उन लोगों को अपने साथ खड़े कर लेना चाहिए था। वो कितने लाखों लोग थे? लाखों में से हजारों लोग थे क्या आपके साथ? वो लाखों लोगों की बात छोड़िए, हजारों लोग थे क्या आपकी यात्रा के दौरान में? कहां है वो लोग? वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े क्यों नहीं थे? मैं उन लोगों की, आपके कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जिनके हकों की बात आप कर रहे थे उनकी बात कर रही हूँ। एहतेशाम उल हक साहब, जल्दी से आपके पास आते हुए, ये डर है क्या बिहार में? अब ठीक है ना, हो गया ना सर, आप भी उस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, फिर ये क्या बात हुई?
एहतजाज तो रोका ना उनको, गलत नजर तो किसी के लिए भी बर्दाश्त नहीं है ना। सर आपने तुरंत हाथ उठाकर उस बात पर एतराज जता दिया और बोल दिया ना त्यागी जी, अब हो गया ना त्यागी जी, मुझे भी पता है आप रोकती कि नहीं रोकती, मुझे मैं जानता हूं ना त्यागी जी, हो गया ना, हो गया ना, मैंने पिन पॉइंट नहीं किया तो आप नहीं रोकती ना, भारतीय जनता सर बिल्कुल बोलती ना, जो भारतीय जनता पार्टी के आप कैसी बातें कर रहे हैं, उसको भी नहीं रोकती। त्यागी जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है शोभा नहीं देता ये सब ना, शोभा नहीं देता। इतनी पूरी डिबेट में सबसे ज्यादा आप ही बोलते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा तो आप ही बोलते नजर आ रहे हैं, कम से कम आपको ये कहने का हक नहीं है। अब जल्दी से टीएमसी के पास आते हुए सर बिहार की बात करते हैं, इतना अच्छा वोटर टर्नआउट, फिर वो लोग कौन थे? वो वोटर नहीं थे क्या वोट करने वाले? देखिए पूजा जी, बिहार की जो रिजल्ट हुई है 14 तारीख को वो सुना था, और जहां वहां वोटिंग परसेंटेज 66 से 67%, तो ये बात समझ लीजिए पूरा देश देख रहा है कि 67% में 4 को कुछ लाख बन जाए क्या, ये समझिए एक सवालिया निशान। ये हमारे इलेक्शन कमीशन, सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, लेकिन यही सवाल मेरा समाजवादी पार्टी से भी है। अशोक यादव जी, वो कौन लोग हैं, वो कौन से वोटर हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया फिर बिहार के अंदर? देखिए पूजा जी, बिहार के अंदर तो ऐसे भी वोटर देखे गए जो मरे हुए थे और जिंदा होकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो ऐसे कौन से वोटर किया जाए? ऐसे बहुत सारे वोटर थे जो दिल्ली में चुनाव किए, वोट देकर के बिहार में चुनाव में वोट दिए। और ज्ञानेश कुमार जी कहते रहे कि 2 जगह वोटर होना स्वाभाविक है, मिस्टेक है, लेकिन 2 जगह अगर कोई वोट कास्ट कर देता है ये क्राइम है। और पता नहीं कितने क्रिमिनल्स थे जो इन्होंने क्राइम करके चले गए, ज्ञानेश गुप्ता ने कोई एफआईआर नहीं कराई। इस तरह की चीजें होती रहती। देखिए एक्चुअली एसआईआर जो है, एसआईआर इज ए डेथ वारंट, एसआईआर इज ए डेथ वारंट फॉर बीएलओज, एसआईआर इज ए डेथ वारंट फॉर पीडीए, एसआईआर इज ए डेथ वारंट फॉर डेमोक्रेसी एंड एसआईआर इज डेथ वारंट फॉर डेमोक्रेसी आल्सो। तो एसआईआर डेथ वारंट है ये। और ये चुनाव आयोग और मोदी सरकार को लेकर के हमारे यहाँ एक अडम गोडवी शायर थे, वो कहते थे कि जो डलहौजी न कर पाया वो काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये चुनाव आयोग डलहौजी की भूमिका में है आज, हिंदुस्तान का चुनाव आयोग जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को नीलाम करने का ठेका ले लिया मोदी सरकार से। लेकिन इसकी ठेकेदारी कब तक चलेगी? ये कब तक हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को नीलाम करता रहेगा चुनाव आयोग भारत का? इस देश की जनता के प्रति जवाबदेह उसको होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देश की जनता को उसका जवाब देना पड़ेगा। आप देखिए 34 से ज्यादा बीएलओ की डेथ हो गई पूजा जी, और अकेले बंगाल में 34 लोग मरे हैं, पूरे 12 राज्यों मिलाकर 25 लोग मरे हैं। अभी कांग्रेस के साथी ने बताया गोंडा का बीएलओ बेचारा सुसाइड कर लिया, उसका भाई कह रहा कि प्रेशर था कि पिछड़े समाज के वोटरों का नाम काटो और सामान्य वर्ग के वोटरों का नाम जोड़ो। इस तरह से कोई एसआईआर करवाता है क्या पूजा जी? इस तरह से कोई एसआईआर पूरे वर्ल्ड में आप देखिए, एसआईआर तो इसके पहले बहुत बार हुआ है, कोई ऐसा तो है नहीं कि एसआईआर पहली बार हो रहा है। डेथ पहली बार हो रही है, कंट्रोवर्सी पहली बार हो रही है, लोकतंत्र की नीलामी पहली बार हो रही है। आप ये बताइए 30 दिन का टाइम बाउंड क्यों? अगर हमारा उत्तर प्रदेश का चुनाव तो अभी दूर है, इसको 60 दिन क्यों नहीं, 90 दिन क्यों नहीं, 100 दिन क्यों नहीं, प्रॉपर तरीके से एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल सबसे बड़ा है। और दूसरा सवाल, एसआईआर के माध्यम से सरकारें, जो मोदी सरकार है उस सरकारों को, जो विपक्ष की सरकारों को गिराने का काम फंड ट्रांसफर के माध्यम से, एसआईआर के माध्यम से कर रही है। इसके मुंह में खून लग गया। अशोक यादव जी, मुझे फिर भी एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूं। आपने कहा कि बीएलओज के ऊपर दबाव है कि पिछड़े लोगों का नाम काटो, फिर उनको इतना एतबार देश की विपक्षी पार्टियों पर क्यों नहीं है कि वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं का साथ लेकर वो उतरे मैदान में और बताएं हकीकत? वो इतना भरोसा विपक्षी पार्टियों पर क्यों नहीं कर पा रहे? उनको मौत ज्यादा आसान क्यों लग रही है लोकतंत्र की लड़ाई में लड़ने से ज्यादा? क्यों नहीं आप लोग तो पीडीए की लड़ाई लड़ते हैं ना, तो उस पीडीए की लड़ाई में वो आप पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये सवाल तो आप लोगों से भी उनको पूछना चाहिए और आप लोगों को खुद से भी पूछना चाहिए। है ये सवाल जायज कि नहीं आपकी नजरों में? बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसी बात को लेकर के भारत सरकार से मांग किया कि हमारे बीएलओज की सुविधा के लिए, उनके सहूलियत के लिए ये 30 दिन का जो डेडलाइन है इसको बढ़ा करके 90 दिन किया जाए, 120 दिन किया जाए। और दूसरा, जो भी बीएलओ, मेरा सवाल ये नहीं है सर, मेरा सवाल थोड़ा अलग है इससे। रमनीश वाद, जल्दी से आपको भी मैं पहले एक बार इन्वॉल्व कर लेती हूँ। सारी बातें तो सुन ही रहे हैं आप, लेकिन ये सवाल तो बड़ा वैलिड है ना
कि भाई टाइम बाउंडेशन, बीएलओस पर इतना प्रेशर, आत्महत्या, ये सारे फैक्टर्स तो हैं जिन पर चर्चा करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल होनी भी चाहिए और मुझे लगता है चुनाव आयोग इस पे बिल्कुल संज्ञान लेगा। लेकिन बात है कि देखिए कमोबेश देखा जाए 60 साल तक सत्ता में आसीन कांग्रेस पार्टी आज रही, इतना ज़्यादा बताइए कि जिस तरह के हालात दिख रहे हैं आज विपक्ष में, खास करके कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, आप जब तक सत्ता की मलाई आप चाटते रहे और हर एक राज्यों में आप आसीन रहे तब तक सब कुछ ठीक रहा। आज जिस तरह से आप देखिए कि फर्जी वोटर के सहारे आप चलते रहे, आज पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि लगभग 26 लाख फर्जी वोटर है। नहीं, पर रमेश्वत मेरे को एक सवाल आ रहा है जहन में। ईशान त्यागी ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि हम एआई के युग में हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश करने की बजाय हम यहाँ पर बीएलओस की ड्यूटी क्यों लगा रहे हैं? आधार के साथ आज कुछ सब कुछ लिंक है। जब आधार के साथ सब कुछ लिंक है तो कौन कहां पर कौन वोट कर रहा है, ये सब तो ऐसे पता लगाना चुटकियों का खेल है। मैं आ रही हूँ सर आपके पास भी। नहीं। तो फिर ये सब इतना बड़ा प्रोसेस हम जिसमें जा रहे हैं, जो बीएलओ कह रहे हैं कि हम पे प्रेशर आ गया साहब, हमें 24/7 एक्टिव रहना पड़ रहा है, हम टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आगे बढ़े? देखिए टेक्नोलॉजी की बात किया जाए और अभी कुछ देर पहले कहा कि चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न क्यों नहीं, चुनाव आयोग के ऊपर खूब आप प्रश्न उठाइए, ज्ञानेश जी के ऊपर भी प्रश्न आप उठाइए, लेकिन टीएन शेषन के ऊपर प्रश्न नहीं उठाइएगा। जिस समय आप कांग्रेस पार्टी ने जब गांधीनगर चुनाव लोकसभा सीट से जब चुनाव लड़ाया था, क्या सौगात दे दिया था, आखिर क्या कर दिया था टीएन शेषन ने इनके लिए? तो जैसा कि मैंने कहा कि 60 साल तक आप सत्ता में आप आसीन रहे, मलाई चाटते रहे सत्ता की, तब तक तो आप सब कुछ ठीक चल रहा था। आज आपको सब कुछ कहना चाहता हूं कि जब भी चाहे चुनाव प्रक्रिया की बात करें, शुद्धिकरण की बात करें, चाहे आप कोई भी देश में सुधारीकरण की बात करें, जब चाहे केंद्र की तरफ से बात की जाए, चाहे चुनाव आयोग की बात की जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, जब भी सुधार की कोई भी बात होती है तो कांग्रेस पार्टी सामने क्यों आ जाती है? चाहे अखिलेश यादव सामने क्यों आ जाते हैं, ममता दीदी सामने क्यों है? क्योंकि फर्जी वोटरों के सहारे ये लोग चलते रहे थे। आज पश्चिम बंगाल में इनको लग रहा है कि 26 लाख फर्जी वोटर यदि निकल गए तो बांग्लादेशी घुसपैठी इनके वोट कैसे करेंगे? यहाँ पे आप देखिए कि इनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में लग रहा है अखिलेश यादव जी को कि फर्जी वोटरों के सहारे हम चलते रहे थे, उनका क्या होगा? जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग इनके समय में हुआ करता था वो कैसे होगी? तो अब तो ये होने वाला नहीं है ना भाई। चुनाव आयोग बहुत सख्ती से ले रहा है और वो चुनावी प्रक्रिया में जितने भी बीएलओ के माध्यम से जो भी चीजें हो रही है इसमें एसआईआर के तहत वो चीजें होगी, लेकिन इनको डर है क्योंकि जिस तरह से बिहार में चुनाव मुझे लगता है परिणाम आए हैं, इस तरह से थरथरी उठ चुका है विपक्ष, आज थरथरी उठ चुका। विपक्ष के सारे तमाम पार्टियां जो हैं आज डर से इनको लगता है अब क्या करें। तो आप देखिए अलग अलग देश के कोने की बात करें या विदेश में, इनके जो लिब्रांडू पत्रकार हों, चाहे लिब्रांडू लोग जो हैं, इनके मैं बता रहा हूँ, ये सारे लोग जो हैं भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग पढ़े लिखे मौजूद लोग हैं और आप लोग समाज में आप लोगों को प्रदर्शक होना चाहिए, आप लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, मैं क्या मैसेज जाएगा लोगों के बीच में? वोटरों के और ये क्या होता है? फर्जी लोग जो हैं आज ट्वीट के माध्यम से वो सब आ जाएंगे, यूए से आ जाएंगे, अफगानिस्तान से आ जाएंगे, पाकिस्तान से आ जाएंगे, वो लोग ट्वीट करते हैं और यहाँ पे आप राहुल गांधी एक बार अब तक उनकी बात ठीक से नहीं हो पाई है। एहतशामुल हक फिर रोहन गुप्ता के पास पहले जाऊंगी, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। एहतशामुल हक, सर एक सेकंड, एहतशामुल हक क्या बोल रहे हैं? आज मुझे लगता है ना, इनको बिल्कुल मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को आज आईने में देखने की जरूरत हो रही है। जनता के बीच में एक सही मुद्दे को लेकर के जाइए, तब जाके उनका भला होगा, नहीं तो कांग्रेस पार्टी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग भटके हुए हैं, सही दिशा में नहीं है ये लोग, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग सही दिशा में नहीं चल रहे हैं? जी बोलिए एहतशामुल हक। फिर मैं आपके पास आ रही हूँ सर, रोहन गुप्ता। लोग बैठ करके हम लोग डिबेट कर रहे हैं एसआईआर के। इनको फोन पे कनेक्ट कीजिए टीम, इनको फोन पे कनेक्ट कीजिए ताकि कम से कम उनकी बात हम सुन पाए। जल्दी से रोहन जी। पूजा जी, मैं कब से डिबेट सुन रहा हूँ। आज बिहार की जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया। मुख्य मुद्दा क्या था विपक्ष का? वोट चोरी का मुद्दा था। पूरी तरीके से विपक्ष के मुद्दे को जनता ने ये बताया कि मुद्दा जमीन पे था ही नहीं।
अभी हमारे साथी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हमारे जो दलित गरीब कल्याण सबके वोट को हटा दिया गया। अरे प्रूव क्यों नहीं कर पाए? 65 लाख में से बताओ ना। खाली मीडिया में आने से, चिल्लाने से, बोलने से नहीं होता है ना। जनता आपका मुद्दे का स्वीकार ही नहीं करेगी तो क्या होगा? 65 लाख में से कितने वोटर का लिस्ट आप लेके गए? आपको 1 महीना पूरा मिला था, क्या किया आपने 1 महीने में? बताइए, कुछ नहीं कर पाए और आप यहाँ पे आके बड़ी बातें करते हैं। दूसरी बात, उन्होंने चुनाव आयोग की बात की। उनके समय में तो कोई लॉ ही नहीं था। हमारे एक साथी ने कहा लॉ ही नहीं था, लॉ तो अभी बना है, आपके समय में तो ऐसे ही हो जाते थे। तीसरी बात, उनको याद दिला दूं 2009 में क्या हुआ था। गोपालास्वामी चीफ इलेक्शन कमीशन ने नवीन चावला के खिलाफ सबूत के साथ में यह किया कि इनको प्रेसिडेंट को लिखा कि इनको बाकायदा हटा देना चाहिए, पूरे एविडेंस के साथ में कि कैसे कांग्रेस के लिए पार्शियल है। उनको हटाने की बात छोड़ दीजिए, उनको मुख्य चुनाव आयोग बनाया और आप यहां पे हमसे बात करें। देश के पुराने 3 सीईसी में से 2 कांग्रेस के सांसद बन चुके थे और एक कांग्रेस के चुनाव पे चिन्ह पे इलेक्शन लड़े थे। और तो आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? आप ये बात मानते हैं कि इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। आरोपों का जिक्र आप कर रहे हैं ना, आक्षेप कर रहे हैं। पूजा जी, जो लोग यहाँ पे आक्षेप कर रहे हैं, मैं उनको आईना दिखा रहा हूं कि आपके समय में आपने क्या क्या किया। आपका जो दामन है, पहले आप जाके देखिए। ये ऐसी सरकार है पारदर्शी तरीके से पूरे देश के सामने। और हम अभी जब बात कर रहे हैं 99.38% फॉर्म सबको बिक चले गए वोटर्स को, उसमें से 74.38% डिजिटाइज हो चुके हैं। इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है और कांग्रेस फंसी कहां पे? पूजा जी, ये देखिए, जो एसआईआर की राहुल गांधी ने बेंगलोर के नाम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नहीं एसआईआर तो जरूरी है, वापस फंस गए। एसआईआर आया तो मालूम चला कि फर्जी वोट कट गए तो उनकी दुकान बंद हो रही। तो अब कांग्रेस को यही नहीं पता कि आज वो एसआईआर के साथ खड़े रहे या खिलाफ। राहुल गांधी यही कंफ्यूज है क्या? क्योंकि आपके साथी भी आपके साथ नहीं खड़े होते एसआईआर के नाम पर बिहार में। तो जिस समय की बात रोहन भाई कर रहे हैं अभी, उस समय वो हमारी पार्टी में ही खैर हुआ करते थे, लेकिन उनका विरोधाभास देखिए। वो ये कह रहे हैं कि वैसे तो इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको सांसद में भेज दिया, इसको ये कर दिया, इसको वो कर दिया। तो शायद नाम भूल जाते हैं रंजन गोगोई का, जिनको भी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको भी राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के राज में उनको भेजा गया। तो देखिए अपना दामन दूसरे एसआईआर में कोई परेशानी है क्या? ईशान त्यागी, एसआईआर से कोई ऑब्जेक्शन है क्या, या इस एसआईआर के प्रोसेस से ऑब्जेक्शन है? मैं कह रहा हूं कि एसआईआर, एक मिनट, मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते, कि एसआईआर से हमें कोई परेशानी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि देश में जितने भी घुसपैठिए हैं उनको देश से बाहर निकाला जाए। लेकिन एसआईआर करने के बाद अगर आप ये नहीं बताएंगे कितने घुसपैठिए आपने पकड़े, अगर आप ये नहीं बताएंगे कि घुसपैठिए कैसे हमारे देश में घुस जाते हैं और लगातार बम धमाके कर देते हैं और सैकड़ों हमारे सैनिकों का शहादत, सैकड़ों हमारे सैनिकों को मार देते हैं, हमारे लोगों को मार देते हैं, हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उतार देते हैं, तो इस सवाल का जवाब तो हम पूछेंगे। बीच में नहीं बोला, वन बाय वन बात करते हैं। रोहन जी, आपके बीच बात कंप्लीट हो गई। ईशान त्यागी, आपके बीच नहीं, अभी मेरी बात शुरू का 30 सेकंड का टाइम अब सबके लिए है। 30 सेकंड का टाइमर ऑन कर दीजिए फॉर ईशान त्यागी, उसके बाद रोहन, फिर बाकी के सब लोग 30 मिनट 30 सेकंड माफ कीजिएगा। पूजा जी, एक सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। उन्होंने मुझे 3 सवाल पूछे। अगर आपको एसआईआर, आपने बहुत अच्छी बात की कि एसआईआर से हमको कोई आपत्ति नहीं है, तो आप 65 लाख वोट जो कटे, आप क्यों कह रहे हैं कि हमारे वोट कटे? 30 सेकंड का टाइमर ऑन कर दीजिए। सिंपल जवाब दे दीजिए आप। मैं कह रहा हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया जो अपनाई गई है, अब फिर बोल रहे हैं बीच में, देखिए रोहन जी, एसआईआर की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जिस गलत तरीके से एसआईआर करी गई है, उस पे हमारे को आपत्ति है और हम उसी पे सवाल लगातार पूछने का काम कर रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश, जब बिहार में 1 महीने में एसआईआर कंप्लीट करी गई, तो उससे क्या सीख मिली? क्या आपने उत्तर प्रदेश में भी आपको 30 दिन में एसआईआर करनी जरूरी है? उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में है, जनवरी फरवरी में। आप 3 महीने लीजिए, आप 60 दिन लीजिए, 3 महीने लीजिए, कम से कम 3 महीने एसआईआर करिए। नहीं, बीच में बोल रहे थे, मैं इनको नहीं बोलने दूंगा। 30 सेकंड इन्होंने लगातार मेरे बीच में बोला। 30 सेकंड रोहन गुप्ता बोलिए। सवाल है, पूछिए कि 65 लाख वोट सही कटे या गलत कटे। मैं इनकी बात के साथ खड़ा रहूंगा। इन्होंने कहा एसआईआर से हमको प्रक्रिया से प्रॉब्लम है, ओके मान लिया। मुझे ये बताइए कि वो 65 लाख जो वोट कटे, इस पे क्यों सवाल उठा रहे? आप प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे? वन बाय वन सही कटे या गलत कटे? सही कटे या गलत कटे? सही कटे या गलत कटे? उनको मृत घोषित कर दिया। अशोक यादव, समाजवादी पार्टी, अशोक यादव,
जिन देखिए, लोगों के नाम कट रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ आकर सड़कों पर नजर आएंगे क्या? ये तैयारी कर ली है समाजवादी पार्टी ने? देखिए पूजा जी, हम लोग कई स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। जो इन्होंने तरीका बिहार में अपनाया वो तरीका हम लोग उत्तर प्रदेश में अपनाने नहीं देंगे। और दूसरी बात, पहले ये लोग हमारे पिछड़े दलित गरीब गुरबे का वोट आरक्षण छीनते थे, नौकरियां छीनते थे, अब उनके वोट का अधिकार छीन रहे हैं। और तीसरी बात, जो उन्होंने घुसपैठियों की बात की, मेरे पास एक रिपोर्ट है, लाइव ला की रिपोर्ट है, 5 नवंबर 2025 का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रांट्स बेल टू बीजेपी वर्कर एक्यूज ऑफ फेयरिंग अनऑथराइज्ड पीपल फ्रॉम बांग्लादेश इनटू इंडिया। आप बताइए, अनऑथराइज्ड पीपल को बांग्लादेश से इंडिया में घुसा रहा था भाजपा का कार्यकर्ता, उसका नाम है बीजेपी युवा मोर्चा का विक्रम राय। अब आप बताइए कि बीजेपी वाले खुद घुसपैठिए करा रहे हैं और उसके बाद मोदी जी जाके लाल किला तो ले आई भाई, ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्यों नहीं उतर कर आते हैं? जब ये घुसपैठिए चिल्लाते तो आप लोग भी घुसपैठियों को लेकर आइए। अरे उतरिए सड़कों पर, कराइए कंप्लेंट। घुसपैठियों को शरण देने वाले, देखिए पूजा यादव को अगर ये जानकारी मिले कि घुसपैठिए घुस रहे हैं तो त्यागी जी क्या ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है? डेफिनेटली है, डेफिनेटली है त्यागी जी, डेफिनेटली है। लेकिन क्या मैं आंखें बंद कर लूं? क्या मेरी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है मेरी? क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है मेरी? बोलना हुआ कि आप तो क्या नैतिक, मैंने कब कहा कि मैंने ये पूछ, त्यागी जी गलत मत बात करिए। मैंने ये कहा कि अरे आप उठाइए उनकी आवाज, आप उठाइए आवाज। मैं सवाल बोलूंगी, उनको पूछूंगी। सरकार क्या बातें करते हैं त्यागी जी? आप पूरा डाइवर्ट कर रहे हैं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं? बम धमाके देश क्यों में नहीं? वो कैसे क्यों नहीं? घुसपैठियों की तो अरे आप पूछिए ना, घुसपैठियों की जिम्मेदारी ही सरकार की है। कांग्रेस पार्टी को जाता है, 30 इसका सेकंड पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। आईएमडीटी एक्ट जो है इंदिरा गांधी जी के सरकार में आया था। ईशान भाई बस 10 सेकंड मुझे, ठीक है ईशान भाई मैं आ रहा हूँ ईशान भाई के शब्द आप सीख रहे हो। सुनिए कार्यशाला में अरे पार्टी की अरे सुनिए जल्दी प्रवक्ता बनोगे। अरे ईशान भाई रुक जाइए, ईशान भाई अग्रिम नहीं ईशान भाई रुक जाइए। ईशान भाई मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने घुसपैठियों के ऊपर सवाल उठाया, मैं पूछना चाहता हूं, आईएमडीटी एक्ट जो लाया गया था इंदिरा गांधी जी की सरकार में और राजीव गांधी चाहते तो उसको हटा दे। ये एक्ट जो था असम में खास करके घुसपैठियों को सुरक्षा देने का काम करता था। आप अभी कहते हैं घुसपैठियों को भगा दीजिए, लेकिन घुसपैठियों को शरण देने का काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने। आज भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर के अब तक देखा जाए हर एक कानून लेके आ रहे हैं। जब सीए लाने की बात हो रही थी तो छाती पीट रहे थे आप लोग, सीए लाने की बात हो रही थी छाती पीट रहे थे। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत सर, मेरे पास माफी के साथ वक्त नहीं है, लेकिन देखिए चाहे कोई ये कितना ही कहे कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की ही ताकत है कि आज बैठकर हम अपनी बात, अपने दिल की बात कह सकते हैं और इसके लिए हमें अपने देश का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे इजाजत ले रहे हैं। नमस्कार।